अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद है इस पेंडेमिक सिचुएशन में तुम लोग सारे सेफ़ होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 एंड 3 को। अब ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं इसमें हमने जितना भी सिलेबस कवर किया है, ये लेक्चर दोबारा कॉलेज में नहीं होंगे, लिहाजा तुम लोग डेली का काम डेली किया करें। दूसरी बात यह है कि मंथ के एंड पे मंथली एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे जिसमें तुम लोग सब ने पार्टिसिपेट करना होगा। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 दी सेल। तो सेल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि सेल क्या होता है, व्हाट इज़ सेल। तुम लोग 9th में भी पढ़ के आए हो, हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में भी सेल को डिस्कस किया था। सेल क्या है हमारे पास, सेल की हम डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि इट इज़ दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे स्मॉल यूनिट है जिसको हम सेल का नाम देते हैं, उससे बने हैं। यहाँ पे बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इन दो टर्मिनोलॉजी को की मैं वजाहत करूँगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कमरा है, रूम है। अब ये किस चीज़ से बना हुआ है, हमने क्या किया, ईंटें इकट्ठे किए, बहुत सारे छोटे छोटे ईंटें इकट्ठे किए, हमने क्या बना दिया, रूम को बिल्डअप किया, हमने रूम को बना दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस ईंटों ने रूम को क्या दिया, स्ट्रक्चर दिया। अब रूम का काम क्या है कि हम इसमें लेक्चर लेते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें हम सोते हैं, खाते हैं, डिफरेंट काम करते हैं। यानी जो ईंटें हैं इस रूम के लिए स्ट्रक्चर भी है और उसका फिर फंक्शन भी है। ज़ाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया तो फंक्शन भी होगा। एग्जैक्ट इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो स्मॉल यूनिट से बने हैं, यानी जो सेल है स्मॉल यूनिट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और वही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। यानी हम कहते हैं हमारे पास कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से एक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया हैं। यानी कि दी सेल इज़ दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि हमारे पास जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। अब हम आते हैं इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी, कि हमारे पास सेल थ्योरी की बुनियाद किस तरह आ गई और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी। इमर्जेंस बोलते हैं, बुनियाद को बोलते हैं, वजूद को बोलते हैं। इम्प्लीकेशंस बोलते हैं एप्लीकेशंस को, कि इसकी वजह से किस तरह ऑर्गेनिजम्स बन गए। तो सेल से यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं उसको हम नाम देते हैं सेल बायोलॉजी, या उसको हम दूसरा नाम देते हैं साइटोलॉजी। अब चूँकि सेल हमारे पास क्या है वो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, वो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से देखते हैं। लिहाजा सेल बायोलॉजी की स्टडी में, सेल की स्टडी में एडवांसमेंट उस टाइम से आ गई जब माइक्रोस्कोप बन गया। पहली दफ़ा माइक्रोस्कोप एक जर्मन साइंटिस्ट था ज़िचेरस जानसीन, उन्होंने बनाया था। लेटर ऑन गैलीलियो ने उसमें मॉडिफिकेशन की थी। लेकिन 1665 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने पहली दफ़ा सेल को डिस्कवर किया था। सेल को किस तरह उन्होंने डिस्कवर किया, उसने लिए डेड प्लांट्स मटेरियल लिए और उसने माइक्रोस्कोप बनाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो वो उसी डेड प्लांट मटेरियल को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहा था। वो किस तरह दिखाई दे रहे थे, जिस तरह तुम लोगों ने देखा होगा शहद को,
या शहद का जो छत्ता होता है उसमें इस तरह खाने बने होते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं हनी कॉम्ब। रॉबर्ट हुक ने कहा कि जब मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से प्लांट के डेड मटेरियल को देख रहा था तो वो हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दे रहे थे, हनी जिस तरह शहद होती है। और फिर उसने डिफिनीशन भी प्रेजेंट किया। रॉबर्ट हुक सेल की डिफिनीशन इस तरह करता है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक सेल इज़ द एम्प्टी स्पेसिस, कि सेल क्या है, ये एम्प्टी स्पेस है सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड। सेल इज एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड, कि सेल क्या है, एम्प्टी स्पेसिस हैं, खाली स्पेस हैं और उसका थिक वॉल्ड है। वो अपने इस बात को, अपनी इस डिस्कवरी को, क्योंकि वो पहली दफ़ा सेल पे काम कर रहा था, अपने पब्लिकेशंस में, अपनी किताब में लिखता है और उसकी किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसी सदी में चूँकि सेल पे इतना काम नहीं हुआ, लेटर ऑन 19th सेंचुरी में साइंसदानों ने दोबारा से सेल पे काम करना स्टार्ट किया। 1805 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लॉरेंस ओकन। 1805 लॉरेन ओकेंस। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है वो या सेल से ओरिजिनेट हुए हैं या सेल से बने हुए हैं, या उसने ये कहा कि वेजिकल, वेजिकल किस चीज़ को बोलते हैं? तैले को, कि खाली हमारे पास स्पेस हो, इसको हम क्या नाम देते हैं? वेजिकल। तो वेजिकल का वर्ड इसने इस वजह से यूज़ किया था चूँकि रॉबर्ट हुक कहता है कि क्या है, एम्प्टी स्पेसेस है। इसी लॉरेंस ओकन के बाद के साथ 1809 में एक दूसरा साइंटिस्ट है डिलामार्क। वो क्या कर लेता है, वो उनकी बात को तस्लीम करता है कि आप ठीक फरमा रहे हैं। डिलामार्क ये कहता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं हो सकता अगर उसके बॉडी में सेल या टिश्यू मौजूद नहीं है। यानी ये क्या है, हम बयान करते हैं, हिस्ट्री बयान कर रहे हैं कि सेल किस तरह बन, या हर एक साइंटिस्ट का अपना कंट्रीब्यूशन है, और लेटर ऑन जाके हम सेल थ्योरी पे जाएंगे। 1831 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने पहली दफ़ा न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। न्यूक्लियस इन सेल। किस तरह डिस्कवर किया? उसने ये कहा, जब वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए, चूँकि ये भी स्टडी करते हैं, ये नहीं कहते कि ज़बान जमा खर्च की बातें करते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं, वो रिसर्च करते हैं, टिश्यूज़ को देखते हैं, सेल को देखते हैं माइक्रोस्कोप से। उसने ये कहा कि सेल के अंदर दरमियान में डार्क स्पॉट नज़र आ रहा है, और उस तरह उसने ये कहा कि ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन की जो बात है वो रॉबर्ट हुक की बात को गलत साबित करता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ये कहा था कि सेल एम्प्टी स्पेस है। क्या है? एम्प्टी स्पेस है। इसने ये कहा कि नहीं, एम्प्टी स्पेस नहीं है, इनमें क्या है, डार्क स्पॉटेड है, जो कि इसको न्यूक्लियस का नाम दिया था। लेटर ऑन 1839 और 1838 में दो साइंटिस्ट है, 1839 एंड 1838, एक ज़ूलॉजिस्ट है जिसका नाम है थियोडर श्वान और एक का नाम है श्लीडन नाम है। ये दो साइंटिस्ट थे, एक ज़ूलॉजी का है, यानी वो ज़ूलॉजी इसने पढ़ी है जिसको ज़ूलॉजिस्ट बोलते हैं, एक को बोटानिस्ट बोलते हैं, उसने बॉटनी को पढ़ा हुआ है। इन दोनों ने अलग अलग काम किया,
लेकिन इनके जो पॉइंट्स थे वो आपस में क्या हो रहे थे, मैच हो रहे थे, एक जैसे पॉइंट्स थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेजेंट किया सेल थ्योरी को। लेटर ऑन हम सेल थ्योरी के सेलिएंट फीचर को भी डिस्कस करते हैं। इन दो साइंटिस्ट ने ये फाउंड अप किया कि सेल में 3 बेसिक चीज़ें हैं। नंबर 1, यानी कि लेट सपोज़ ये हमारे पास, उन्होंने ये कहा कि सेल में क्या है, एक न्यूक्लियस है, डार्क स्पॉट उन्होंने कहा था। अगला उन लोगों ने ये फाउंड अप किया कि क्या है, सेल में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, जो कि ग्राउंड ऑफ सेल है, जहाँ पे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है। ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म हो गया। अगला इन दोनों साइंटिस्ट ने ये कहा था कि सेल का क्या है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ में ये भी कहा, क्योंकि वो न सिर्फ एनिमल सेल को देख रहे थे बल्कि वो प्लांट सेल को भी देख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि प्लांट सेल में जो एक्सटर्नल बाउंड्री है, जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है, वो क्या है, वहाँ पे सेल वॉल मौजूद होता है। जब सेल थ्योरी प्रपोज हो गई, प्रेजेंट हो गई, उसके बाद साइंटिस्ट का ध्यान सेल की तरफ आ गया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेल पे काम स्टार्ट किया और सेल थ्योरी को मज़ीद उसमें मॉडिफिकेशन आ गए, मज़ीद उसमें तरामीम किए गए, मज़ीद उसको एक्सटेंड किया गया। 1855 में एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्को। 1855 में साइंटिस्ट है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्को। उन्होंने ये हाइपोथेसिस किया उन्होंने कि न्यू सेल्स, अगर कोई नए सेल बनते हैं तो ये पहले से जो मौजूद सेल है उसकी डिवीज़न से बनते हैं। अगर न्यू सेल बनते हैं तो किस तरह बनते हैं, पहले से सेल हैं मौजूद हैं, उन सेल की डिवीज़न होती है, उनसे बनते हैं। सेल arise from pre-existing cells। प्री एग्जिस्टिंग सेल का ये मतलब है पहले से मौजूद होने वाले सेल। लेकिन साथ साथ में ये बात कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि वहाँ पे एबायोजेनेसिस की बात हुई थी। एबायोजेनेसिस लेटर ऑन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एबायोजेनेसिस किस चीज़ को बोलते हैं? एबायोजेनेसिस का जो मेन थीम था वो ये था, उसमें ये कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग से नहीं बनते। उसने एबायोजेनेसिस में ये बात की थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अचानक बन जाते हैं नॉन लिविंग से। इस तरह तुम लोग देखते हो, लोग कहते हैं कि जब बारिश के कतरे हो जाते हैं तो इनसे मेंढक बनते हैं। कोई कहते हैं कि जो जानवरों का गोबर होता है अगर उसको रख दे तो इससे बिच्छू बन जाते हैं। इस तरह बातें सुनने में आते रहते हैं। एबायोजेनेसिस का क्या कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स spontaneously arise from non-living organisms। अब ये बात अभी हम मानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से बनते हैं, लेकिन उस टाइम एबायोजेनेसिस के टाइम कुछ लोगों का ये ख्याल था और ये उस पर बिलीव करते थे। लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या काम किया, जो रुडोल्फ विर्को ने हाइपोथेसिस पेश किया था, लुईस पास्चर ने इस पे एक्सपेरिमेंटल काम किया और उसने एक्सपेरिमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ले लिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि इसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए। उन्होंने लिया था बैक्टीरिया को।
और उसने ये बात साबित किया कि बैक्टीरिया पैदा होते हैं पहले से मौजूद होने वाले बैक्टीरिया से। यानी उसने क्या किया, जो रुडोल्फ विर्को की बात थी उसके साथ उसने इस बात को क्या किया, सिमिलर था, वो इनके बातों पे क्या था, एग्री था। लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है अगस्ट वेसमैन। अगस्ट वेसमैन ये क्या फरमाता है, अगस्ट वेसमैन कहता है, यानी ये कॉमन इंसेस्ट्री की बात करता है। कॉमन इंसेस्ट्री इसको कहते हैं कि इसका ऑरिजिन सेम, उसने ये कहा कि सारे ऑर्गेनिजम्स अगर सेल से बने हैं, उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे, उनके मॉलिक्यूल की सिमिलरिटी की बुनियाद पे कि ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर में क्या सिमिलरिटीज़ पाए जाते हैं, उसने ये कहा कि ऐसा लगता है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स है उनका ऑरिजिन सेम है। क्या है, उनका ऑरिजिन सेम। यानी ये किसकी बात कर रहा था, कॉमन इंसेस्ट्री की बात कर रहा था। और इस तरह क्या हो गया कि हमारे पास जो सेल्स है, सेल पे मॉडिफिकेशन होती जाती रही थी, इनकी थ्योरी को एक्सटेंड कर रहे थे। और ये क्या कि सेल हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। क्योंकि हमारी बॉडी अगर सेल से बनी है तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, सेल कंट्रोल कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट दी कि हमने क्या कहा सेल की हिस्ट्री के बारे में। तो ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, 7, 8, 9, 10 पॉइंट बनते हैं, उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, हम उसकी तरफ जाते हैं, सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी के 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लोग 9th में भी तुम लोगों ने डिस्कस किया होगा। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर फर्स्ट, हम क्या कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल्स, कि जितनी भी जानदार हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। अगर एक सेल के होंगे तो यूनिसेलुलर होंगे, एक से ज़्यादा के होंगे तो मल्टीसेलुलर के होंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास कि सेल इज़ दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थर्ड पॉइंट जो सेल थ्योरी का है वो ये है कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने भी नए सेल बनते हैं वो जो पहले से मौजूद होने वाले सेल्स हैं इनसे बनते हैं। किस तरह बनते हैं, सेल डिवीजन प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, दीज आर द सेल एंड फीचर ऑफ सेल थ्योरी, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।